Hello guys, I hope all of you are doing fine and so is everyone else in your family and surroundings. आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई बॉडीज़ क्या होती हैं। ये एक बेसिक सी कन्फ्यूजन हमें रहती है जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइमर्स को ही ये प्रॉब्लम होती है। क्या है बच्चे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 395। अब इन आर्टिकल्स में ही बहुत सारी ऐसी बॉडीज़ बनाई गई हैं जो विच आर रिटन विद इन दिस आर्टिकल। फॉर एग्जांपल हमने किया था CAG, फॉर एग्जांपल हमने किया था अटॉर्नी जनरल, या जब हम स्टेट्स किया था तो हमने एडवोकेट जनरल किया, ठीक। या फिर आज हम करेंगे जैसे इलेक्शन कमीशन एंड सो ऑन। वो बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका मेंशन है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी पूरी इस तरह से मेंशन्ड है, वो हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इनकी बहुत ज़्यादा हाई सैंक्टिटी रहती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक, आर्टिकल 280। ऑन द अदर हैंड लेट्स टेक, ये तो आपको होगी पहली क्लासिफिकेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन, मान लीजिए हमें लगता है कि कोविड के बाद में कि हमारी कंट्री में एक बॉडी होनी चाहिए जो इंश्योर करे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी इन मेडिकल हॉस्पिटल्स एंड सच इंस्टीट्यूशंस। और हम एक बॉडी बना देते हैं, ऑफ कोर्स लाइक देयर एग्जिस्ट बॉडीज लाइक दिस, हम एक बॉडी बना देते हैं जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर से मेडिकल स्टाफ और समथिंग लाइक दैट। अब वो बॉडी के लिए क्या हुआ, पार्लियामेंट बैठा, पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया। लॉ बनाकर वो बॉडी बनाई गई तो उसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक। स्टैट्यूटरी बॉडी, एक स्टैच्यूट, एक लीगल लॉ बनाया पार्लियामेंट ने और उसके थ्रू हमें एक बॉडी प्रदान कर दी, पेश कर दी। दे हैव डिलीवर्ड दिस बॉडी दैट चलो टुडे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव नेशनल कमीशन ऑन मेडिकल स्टाफ। मान लीजिए यही है कि मेडिकल स्टाफ के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए ये हमने बॉडी बना दी। एक चीज़ और भी तो हो सकती थी कि ऐसा हम लॉ के थ्रू ना ऐसा करते, लेकिन मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लगता है कि यार यू नो व्हाट, वी शुड हैव अ बॉडी लाइक दिस, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो ये सब काम करे, और वो अनाउंसमेंट कर देते कि कल 8 बजे से एक बॉडी हम ऐसी बना रहे हैं जो एग्जिस्ट करेगी, जिसका नाम है अगेन नेशनल कमीशन फॉर से मेडिकल स्टाफिंग एंड सो ऑन। अभी भी वही बॉडी है, पहले भी यही बॉडी थी, लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपने लॉ नहीं पास किया, बिकॉज यू हैव नॉट पास द लॉ, बिकॉज इससे रिलेटेड एक स्टैच्यूट एग्जिस्ट नहीं करता, पार्लियामेंट के थ्रू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बॉडी बनी है, तो हम इनको कई बार बोल देते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, ठीक। ये बहुत इनफॉर्मल सी मैं आपको डिस्टिंक्शंस बता रहा हूँ। तो इसी तरह से इन्हीं बॉडीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, उसके बियॉन्ड है, अलग से बनी है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे कि स्टैच्यूटरी बॉडीज़, जैसे कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। अब पार्लियामेंट एक चीज़ और भी तो कर सकता था। पार्लियामेंट के पास आर्टिकल नंबर 1 to 395 है लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। कर क्या सकता था, किया ही है। पार्लियामेंट को लगता है वेट अ मिनट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नेशनल कमीशन फॉर SC एक बॉडी एग्जिस्ट करती है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी नहीं, आपको ये पॉइंट समझाने के लिए। एक बॉडी एग्जिस्ट करती है नेशनल कमीशन फॉर ST। हम एक काम करते हैं, हम जिस तरह से हम लॉ बना सकते हैं उसी तरह से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन भी तो अमेंड कर सकता है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। सो पार्लियामेंट नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स एक नई बॉडी बना देता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंड कर देता है। विद ग्रेटर मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज वी ब्रिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वेर इन वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और एक न्यू आर्टिकल इज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स से इन दिस केस 338B। Now the same parliament which had the option to create a statutory body decided to go a step further and created a body called National Commission for Socially and Economically Backward। ये बॉडी उसी पार्लियामेंट ने बनाई है, पर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है। वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कि कौन चेयरपर्सन होगा, कौन मेंबर्स होंगे, कौन अपॉइंट करेगा, क्या पावर्स होंगी, या ये भी अगर लिख दिया गया कि ये बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिया ये इसका मेंबर होगा, और आगे की चीज़ें जो है प्रेसिडेंट बताएंगे, पार्लियामेंट बताएंगे, इवन देन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज स्ट्रक्चरली इट्स रिटन देयर। बट मैं आपको एक चीज़, छोटा सा एक लॉजिक UPSC के लिए जान के मतलब ज़्यादा काम आएगा आपके, वो बताना चाह रहा हूँ स्टेट सर्विसेज के कंपेरेटिवली। लेट्स से हमारे पार्लियामेंट में एक DPSP हमने लिख दिया। लेट्स टेक अ DPSP कॉल्ड
to abjure violence and to create inter-religious harmony, to create common brotherhood transcending religion and this and that. हमने धर्म से ऊपर उठकर, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक, ऐसी कोई हमने लिख दी कि धर्म से ऊपर उठकर, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमने भाईचारा फैलाना है, ठीक, ये एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। या सरकार के लिए एक आर्टिकल 44 में हमने लिख दिया टू आपको क्या करना है, इवेंचुअली आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आनी है। अब ब्रदरहुड होनी चाहिए रिलीजन्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में, ये एक DPSP एग्जिस्ट करता है मान लीजिए, या एक फंडामेंटल ड्यूटीज तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, ये फंडामेंटल ड्यूटी एग्जिस्ट करती है। और पार्लियामेंट एक काम करता है, एक बॉडी बना देता है जिस बॉडी का काम भी क्या, उसका नाम भी ये है कि यार नेशनल कमीशन फॉर क्रिएशन ऑफ इंटर रिलीजियस हार्मनी, कि यार ये हमने एक बॉडी बनाई है जो लोगों के बीच में रिलीजियस हार्मनी इंश्योर करेगी। और बोलते भी हैं कि यार लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, इस तरह से हमने बना दी एक बॉडी। अब डज दैट मेक दिस बॉडी a constitutional body? Now of course it doesn't make that a constitutional body. Why? It will become one if you insert it in the constitution. अब ये कोई भी, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी बच्चे ने किसी जोनल काउंसिल से रिलेटेड एक डाउट था किसी बच्चे को, तो मैं थोड़ा सा ओवरली सिंप्लीफाई और ओवरली लेम बना रहा हूँ इसको, जस्ट सो यू कैन अंडरस्टैंड। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ब्रॉडली लिखा गया है कि आप कोई भी बॉडी उठा लीजिए, कोई भी बॉडी उठा लीजिए, फ्रॉम सेबी टू IRDA टू दिस टू दैट, किसी ना किसी बॉडी, हर बॉडी जो स्टेट्स ने बनाई है वो कोई ना कोई ऐसा काम तो कर ही रही है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से ट्रेस कर दोगे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो ये लिखा था, हैंस दिस, कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो ये लिखा था, हैंस दैट। बट दैट डज नॉट मीन दैट एवरी बॉडी दैट इज एग्जिस्टिंग इन आवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन आवर सिस्टम is a constitutional body. So just because a particular body is giving effect to a particular fundamental right, particular fundamental say your duty or DPSP or any other provision, does not by itself makes it a constitutional body. I hope at least जो beginners हैं उनको इस चीज़ की clarity होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम ऑलरेडी जो कर चुके हैं वाइल कवरिंग आर पॉलिटी, वो हम बहुत सारी कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने अटॉर्नी जनरल कर लिया है एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग एडवोकेट जनरल, हमने CAG किया है, हमने फाइनेंस कमीशन किया है एंड देन सो ऑन। आज हम प्राइमरीली क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC एंड ऑल दैट, ट्रिब्यूनल्स, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST एंड नेशनल कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ठीक, ये वाली जो है बॉडी जो है ये अभी रिसेंटली अमेंडमेंट करके डाला है आर्टिकल 338 भी, तो इसको भी हम अभी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्शन कमीशन एंड टुडेज फोकस विल बी ऑन द प्रीलिम्स पॉइंट ओनली। अगर आप मुझे लेक्चर लेना हो, मैं ट्राई करता, आइडियली मैं चाहता कि आप ये चीज़ें ना खुद पढ़ लेते, इलेक्शन कमीशन की क्या पावर है, क्या नहीं है, NCSC क्या है, NCST क्या है, और आपको ना आइडियली हमारा फ़ायदा किस चीज़ के लिए उठाना चाहिए कि आप बोलो सर आके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाओ, शुड देयर बी ए साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया, उस पे आप चर्चा कीजिए। सर क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले ये जा चुके हैं, क्या लिए जाने चाहिए, उसके एनालिसिस पे वीडियो बनाइए आप। मैं स्टूडेंट से इन जनरल अपील करना चाहता हूँ कि आपको नॉट सिर्फ CBL में, इन जनरल व्हाट आई सी like among the aspirants these days, that you guys are becoming prisoner of your like of information, कि आप information centric बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये चीज़ें जो आपको 2 मिनट में खुद पढ़ के साइड कर लेनी चाहिए। मतलब जहाँ मैंने आज ये 32 लेक्चर लिए हैं, मैं 33 भी ले लूँगा, 34 भी ले लूँगा, 35 भी ले लूँगा। जितना मोटिवेटेड हम CBL में आज हैं आपको पढ़ाने के लिए, इतना हम कभी भी नहीं थे। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि 60 बच्चों का इंटरव्यू ले चुके हैं हम, जो मतलब मॉक ले चुके हैं। अब धीरे धीरे आपको भी उनसे मिलवाएंगे वीडियोस के थ्रू ऑफ कोर्स, जो पंजाब PCS का इंटरव्यू दे रहे हैं। हर थर्सडे हर फ्राइडे 8-8 मतलब वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 8-8 9-9 बच्चों का इंटरव्यू हुआ है, और कल भी है, परसों भी है। तो पॉइंट क्या है कि बच्चों को पढ़ाया था, बच्चों ने प्रीलिम्स दिया, बच्चों ने मेंस दिया, बच्चों ने इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो इंशाअल्लाह अब जल्दी पंजाब PCS में ज्वाइन भी करेंगे। तो उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आती है कि बच्चे हाँ HCS भी नहीं बनेंगे, बच्चे UPPSC भी निकालेंगे, MPPSC भी निकालेंगे, बच्चे UPSC भी निकालेंगे, ऑफ कोर्स जो हमारा मेन एम है।
पॉइंट इज़ कि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, पर हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें, मतलब दिल तब खुश हो ना जब मैसेजेस आपके या यूट्यूब पे या कहीं पे भी ये आए कि सर ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करवाइए, एनालिसिस करवाइए, डिस्कशंस करवाइए, तो हम मेंस निकालेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इस लेवल पर, आप सिर्फ सीबीएल को नहीं, ये मैं आपको एज लाइक नॉट एक सीबीएल के टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, एज आप जो भी लगा लीजिए, बड़ा भाई, मेंटर, दिस दैट, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सीबीएल के लिए ट्रू नहीं है। आप और भी 100 चैनल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं एंड तकरीबन 100 के 100 हमसे बेटर ही हैं। तो उनसे भी अगर आप ये बोलते हैं ना कि हाँ आप मुझे ना इलेक्शन कमीशन बता दीजिए, कुछ भी ऐसा बता दीजिए, उसमें आप ट्राई कीजिए कि वो आप खुद करें, और उनसे या हमसे, आप आई होप आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप हमसे एनालिसिस करवाइए, आप मेंस के लिए पढ़िए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जो वो क्रक्स है ना, जो 10-10 साल इस फील्ड में निकालने के बाद एक पर्सन को समझ आता है कि लिख के क्या आना है, GS2 में लिख के क्या आना है, GS1 में लिख के क्या आना है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, स्टेटमेंट्स किस तरह से फ्रेम की जाती हैं मेंस के लिए। और किसी आप गलत फहमी में मत रहना, पंजाब PCS, हरियाणा HCS, UP PCS, MP, बिहार, कोई पेपर उठा के देख लीजिए, वो ज़माने गए जब स्टेट सर्विसेज के सीधे सीधे सवाल होते थे, सिंपल, और UPSC के बहुत हाई फाई होते थे और बहुत ड्रास्टिक फ़र्क था। इंक्रीजिंगली स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के भी पैटर्न्स में एटलीस्ट जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, अच्छी क्वालिटी के आंसर्स दे के आना है। तो चलो, मतलब प्रवचन मेरा इतना ही था। मेरा पॉइंट आई होप आपको समझ आ रहा है कि आप हमसे ना वो चीज़ का फ़ायदा उठाइए जो आपको सच में लगे कि हाँ यार इन्होंने फ्री में पढ़ाया तो मुझे फ़ायदा हुआ है, ठीक। वो चीज़ जो आप खुद से कर लेंगे उसमें इतना मतलब नहीं बनता। पर एनीवेज, तो आई होप आपको समझ आया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या हैं। सिमिलरली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, CIC, CBC, CBI एंड सो ऑन। बेसिक्स ही आई होप आपको डिस्टिंक्शन समझ आ गई है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, जैसे एक दिन नेहरू जी ने बोला प्लानिंग कमीशन बनेगी इंडिया में, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ना कोई लॉ पास हुआ, ना संविधान में लिखा था, इट वाजंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आइदर। एंड देन सब्सिक्वेंटली व्हेन प्रधानमंत्री मोदी जी केम इनटू पावर, he said कि you know what, let's scrap this planning commission and let's have another body called नीति आयोग। So again executive order से बनी हुई body। Similarly बाकी bodies law के थ्रू बन गई, but an ordinary law that is being passed in the parliament but no change in the constitution. So these are extra constitutional bodies. Okay, so let's start with election commission। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। अगेन आप हमारे पास मेंस के लिए आएंगे तो मैं आपको इतने मन से, इतने अलग तरीके में, इतने अलग लेवल पे पढ़ाऊंगा कि आई होप आपको समझ आएगा कि वैसे तो मैं PSIR शुरू कर रहा हूँ, वहीं से आपको समझ आएगा कि अच्छा यार ये तो मतलब हम मजाक कर रहे थे अभी तक। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया का एक्सटेंट आप देखिए, क्रिटिसाइज़ करना आज की डेट में, फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ को बहुत ईजी होता है। आप 1951, 1952 में जाके देखिए, आज हम ये बोलते हैं कि इंडिया में लिटरेसी रेट कितना है, तकरीबन 70% के आसपास, जितना मर्जी आप मान लीजिए। उसमें से भी क्या है, लिटरेसी की डेफिनेशन क्या बोल रही है, बेसिक्स इज सिंगल डिजिट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यू शुड बी एबल टू राइट एंड रीड योर नेम इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस एंड सो ऑन। तो बहुत बुनियादी सी लिटरेसी की अगर हम डेफिनेशन ले तो भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंदुस्तान में 100% लिटरेसी है, साक्षरता है। 20-30% लोग आज भी पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब वो उतना बेसिक काम भी नहीं कर सकते कि 6 + 5 11 एंड माई नेम इज़ लखन, ये नहीं पढ़ सकते। कितने लोग, 25-30%, 30% ऑफ व्हाट, 130 करोड़, तकरीबन 40 करोड़ लोग, 39 करोड़ पीपल इन इंडिया कांट इवन डू दिस मच टुडे 2021 में। सो जस्ट थिंक अबाउट द काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट वाज गिवन टू नेहरू जी एंड आवर फ्रीडम फाइटर्स एट दैट टाइम। तो उस समय वैसे वाली पॉलिटी में इलेक्शंस करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना और ये कल्चर इस्टेब्लिश करना कि लोगों का डेमोक्रेसी में फेथ बने, सो मच सो कि 200 साल की गुलामी के बाद जब ये आज़ादी आती है और इलेक्शन के थ्रू सिस्टम बनता है तो लोगों को वो इतना पसंद आता है और वो इतना ज़्यादा उनके अंदर इनग्रेंड होता है कि 25 साल बाद जब इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाते हैं तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं।
कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी इज सो क्लोज टू आवर हार्ट एंड सो इज हैविंग बेबीज, आई होप यू गॉट द जोक, दैट यू कैन टेक अवे आवर राइट टू वोट। लोगों को इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना उतनी अनपढ़ता में बहुत डिफिकल्ट था, एंड हेंस द अडॉप्शन ऑफ दिस सिंबल्स कि यार भाई तुझे पढ़ना नहीं आ रहा होगा, तुझे कुलबीर सिंह को वोट डालना है, तुझे कुलबीर सिंह पढ़ना नहीं आता, ये ले चुनाव निशान है कुर्सी, चुनाव निशान है टेबल, चुनाव निशान है ये हाथी, कहीं पे तो वोट डाल दे। यू अंडरस्टैंड? तो उस तरह से उतने सिचुएशन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना आसान नहीं है। देन ऑन टॉप ऑफ दैट फ्यूडल मेंटालिटीज़, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, सो ऑन, इस तरह की चीज़ें, उन सब चीज़ों से लोगों को अवेयर करना कि यार इस तरह से आपको वोट डालनी है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ लिटिल बॉय लाइक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, तो उस समय इतने चैनल्स नहीं होते थे। टीवी पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अवेयरनेस प्रोग्राम्स आते थे और उस पे जो वो बातें बोलते थे ना कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 जगह अंगूठा नहीं लगा के आना, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपने वोट डालनी है तो उसके ऊपर ये, उस समय ईवीएम नहीं होता था, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये नहीं लिख के आना कि मेरा वोट इसी को मिलेगा किसी और को नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं लिखना है। मतलब द पॉइंट इज़ कि द क्वांटम ऑफ इलिटरेसी, द क्वांटम ऑफ लैक ऑफ पोलिटिकल और इलेक्शनरिंग अवेयरनेस was so little that इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जस्ट द वेरी फैक्ट दैट इट पुल्स दिस थिंग एवरी 5 ईयर की इलेक्शन करवा देती है इंडिया में, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो हमें थोड़ा सा सिस्टम को लेकर डिसमिसिव नहीं रहना है, सिस्टम को थोड़ा अप्रिशिएट करना है। Why am I saying this? Because again I am in this mode that I have been interviewing or like I've been watching students taking their interviews पंजाब PCS के लिए, तो just this mindset that we have these days of criticizing the institutions, I don't think कि वो बहुत fair है। We can't just be obsessed with looking at the glass half empty, we should look at the brighter side as well, number one. And second, अभी वेस्ट बंगाल के केस में भी ऐसा बोला जा रहा है, that guy whatever his name is, प्रशांत किशोर, he has been saying that he has never seen such a biased election commission. तो मुझे लगता है कि many of us in our private life could be inspired by that, but let's not have that reflected in our answers. इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन क्या है? वो बॉडी जो हिंदुस्तान में करवाती है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश किया गया है, जो हिंदुस्तान में कराती है चुनाव। आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। पार्ट 15 जो है हमारा, उसमें आई थिंक इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन्ड है, आप एक बार इसको डबल चेक कर लेना, मोस्ट लाइकली यही है। आर्टिकल 324 में दिया गया है कि इंडिया में इलेक्शन की सुपरिटेंडेंस, इलेक्शन की डायरेक्शन, उनका कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। एंड अगेन एक कॉमन सी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में करते हैं, चाहे सेंटर के इलेक्शन हो जैसे कि मोदी जी वाले हुए थे लास्ट 2019 में, या स्टेट के इलेक्शन हो जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में हुए, ये दोनों इलेक्शन ही जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। I've mentioned it earlier, I'll repeat it again, that the only time we have mentioned election commission of state, ये सिर्फ हम तब मेंशन करते हैं जब हम आपको पंचायतें करवाते हैं। उसके अलावा चाहे एमएलए के चुनाव हो, चाहे एमपी के चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के, चाहे लोकसभा के, चाहे राष्ट्रपति जी के, चाहे उपराष्ट्रपति जी के, ये सब चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपार्ट फ्रॉम द लोकल बॉडीज इलेक्शन। तो ये सारा का सारा जो पावर है ये किसको दी गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन ये है कि एक सिंगल पर्सन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो सकता है और मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है। इट शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या तो एक सिंगल पर्सन हो सकता है, और अदर सच नंबर्स कमिश्नर इफ जितने के प्रेसिडेंट उसको स्पेसिफाई कर दे, तो 1 और मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल, पहले एज थी वोट डालने की 21, उस वोट को कर दिया कम, एज को कर दिया कम, 18 कर दिया। नाउ दैट 18 लाइक एज 18 कर दिया, तो देयर इज गोइंग टू बी मोर नंबर ऑफ वोटर्स, तो वो ज़्यादा काम बढ़ गया, ज़्यादा इलेक्टोरल रोल्स मैनेज करने हैं, बेटर अरेंजमेंट्स करने हैं, तो बॉडी मल्टीपल बना दी। इलेक्शन हो गए स्मूथली, बॉडी एक कर दी, फिर रियलाइज़ हुआ नहीं चेंजेस आ गए हैं, मल्टीपल बना दी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। करता कौन है? प्रेसिडेंट साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी, और अगर आपने मल्टीपल मेंबर बॉडी बनाई है तो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को भी। सबको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट साहब। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है,
और फिर हमने 2 लोगों को और अपॉइंट कर दिया, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये तीनों कमिश्नर हैं। जो ये रहेंगे ये क्या बन जाएंगे, अब चीफ इलेक्शन कमीशन बन जाएंगे, और ये दोनों जो है ये हो गए इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। क्लियर? एक बॉडी को एक डेकोरम देने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देने के लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर? तो व्हेन अदर इलेक्शन कमीशनर्स आर अपॉइंटेड देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। तो वो चेयरमैन बन गए, चीफ बन गए। चले आगे। अब है क्या इसके अंदर, इनके पास में काफ़ी फ्रीडम रहती है। ये अब ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी कंट्री में 1989 तक सिंगल मेंबर बॉडी थी और उसके बाद में मल्टीपल मेंबर बॉडी बनाई गई थी। ओके, अब है कि इनके पास में पावर्स क्या रहती हैं। पावर्स इनके पास में बहुत सारी रहती हैं कि टू स्टार्ट विद इनके पास पावर है कि इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट काम कर सकते हैं। नाउ you've कवर्ड इनफ पॉलिटी विद मी टू नो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है कब, जब उनके पास होती है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ये नहीं है कि उनको हटा दिया, चेंज कर दिया, जैसे हम मिनिस्टर्स के साथ कर सकते हैं। अ प्राइम मिनिस्टर कैन चेंज हिज मिनिस्टर्स लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे, and same is true about governors, same is true about advocate general, attorney general and so on, but that is not the case with election commissioners. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ही ट्रू है, बैक पार्डन। क्या होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है आपने, तो आप उनको उसी तरह हटा सकते हैं जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। और वो आपको याद है हमने किया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में, कि दोनों हाउसेस से सेपरेटली स्पेशल मेजॉरिटी से आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओनली देन अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड। अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि जो चीफ का इलेक्शन कमिश्नर है और जो बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, 1 चीफ एंड बाकी 2 तेजा, और 2 बाकी कौन से 2 होते हैं, वो रॉबर्ट एंड द थर्ड गाय। ठीक, तो भल्ला एंड रॉबर्ट। तो ये भल्ला एंड रॉबर्ट और तेजा है, ये तीनों जो इनके पास इक्वल पावर्स हैं, इनको इक्वल सैलरी मिलती है, इक्वल अलाउंस मिलता है, इक्वली सब कुछ मिलता है। इट्स जस्ट कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास में टेन्योर की पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको हटाने के लिए वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए वो है, एप्लीकेबल है। कितनी देर के लिए बनते हैं ये, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें तो फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। आई थिंक जो अभी बने हुए हैं वो IRS IT हैं, आई थिंक सतीश जी, तो 6 years एंड अनटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज़ अर्लियर। तो मतलब अगर मैं ब्यूरोक्रेट हूँ और मैं 60 साल में रिटायर हो जाता हूँ, या मैं 59 में 58 में रिटायर हो जाता हूँ, तो मैं कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब मुझे बनाया जाएगा, नाउ व्हाट, आई कैन बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर 5 years बिकॉज मैं 65 का हो जाऊँगा, और अगर मैं पहले रिटायर्ड था तो 6 years तक। क्लियर? रिज़ाइन तो पर्सन कभी भी कर सकता है। ओके, इंडिपेंडेंस के लिए आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंडिपेंडेंस है। द ओनली प्लेस जहाँ पर जो तेजा है ये रॉबर्ट और भल्ला से सुपीरियर है, वो क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, नॉट अदर इलेक्शन कमीशंस के लिए। बाकियों को रिलेटिवली इजीली हटाया जा सकता है। क्लियर? चलें आगे। नाउ कुछ कमियां इस स्ट्रक्चर में, वो क्या है? पहली, जैसे अभी की अगर मैं बात करूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी टैलेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स ऑफ एवरीवन, अभी भी अगर आप बात करो तो हमारे पास जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या इससे पहले जैसे वो रावत जी थे, या उससे पहले कोई और एंड सो ऑन, अभी वो है IRS IT। जो बाकी 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर्स वो IAS हैं, ठीक, रिटायर्ड IAS, राजीव जी एंड द अदर जेंटलमैन। द पॉइंट बीइंग कि कोई क्वालिफिकेशन, लीगल, एजुकेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल क्वालिफिकेशन नहीं दी गई। कन्वेंशन है कि हम IAS ऑफिसर्स को लगाते हैं, कन्वेंशन है कि हम एक्स ब्यूरोक्रेट्स को लगाते हैं, पर एज सच स्ट्रिक्टली कुछ दिया नहीं गया हुआ, आप किसी को भी लगा सकते हैं। सेकेंड चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, कुड बी मोर देन 2 एज वेल, उनका टेन्योर नहीं जस्टिफाई किया हुआ, बताया नहीं हुआ कितना होगा। हेंस आई हैव रिटन इट हियर इन द नोट्स एज वेल दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड नॉट अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर प्रोवाइडेड द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर।
तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज वाला जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ चीफ के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द अदर टू गाइज। एंड ऑल्सो अब यहाँ पे ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, आपको प्रीलिम्स के लिए तो काम की है, ये मेंस के लिए तो बहुत ही काम की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा बॉडी है मेरे हिसाब से जिनको आफ्टर रिटायरमेंट कोई पोजीशन नहीं मिलनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली एंड सो ऑन। डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं वो बहुत हाई इंटेग्रिटी के, बहुत हाई इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, नो टू वेज अबाउट इट। बट डेमोक्रेसी में वाई टू गिव दिस इम्प्रेशन, जस्ट द वेरी फैक्ट दैट वी हैव लेफ्ट दिस स्कोप कि हाँ आप 5 साल इलेक्शन कमिश्नर बनिए और आप हमारी सरकार के साथ में थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, बाद में आपको गवर्नर बना देंगे, बाद में आपको ABCD वाली पोस्ट दे देंगे। तो ये स्कोप ही क्यों छोड़ना है? आई एम नॉट सेइंग कि उस ऐसा स्कोप जिसने जो करना है उन्होंने कर ही देना है, जिसने अपना किसी को प्रेजुडिस दिखाना है या किसी को फेवर करना है उन रिगार्डलेस ऑफ द स्कोप्स कर देना है। But my point is, in a democratic system, the least that we can do is that structurally we don't leave these areas wherein the scope of impression exists कि हाँ यार ऐसा impression जा रहा है कि यार ये तो problematic है कि अगर कोई भी चीफ इलेक्शन कमीशन कॉपरेट करेगा सरकार से तो उनको बाद में like you scratch my back, I'll scratch yours वाला situation हो सकता है। तो Constitution has not debarred the retiring officers from any further appointment by the government. Okay? So that is one of the flaws. अब आता है कि काम क्या करते हैं इसमें, regardless of what is being written here, जो मैं बोल रहा हूँ आप वो सुन लीजिए। पहला तो डिलिमिटेशन कमीशन एक बैठता है जो बताता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि इसलिए से ये कोई चुनाव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और एक दिन आपको पता लगता है कि यहाँ के ये वाले जो 2 गांव हैं ये इधर आ गए हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी इधर ऐसी बन गई है और ये वाला एरिया इसमें रीएडजस्ट हो गया या इधर रीएडजस्ट हो गया। I've already talked about this particular phenomena earlier, but ये कैसे होता है, डिलिमिटेशन कमीशन होती है वो करती है। अब उन्होंने तो ये कर दिया, इसको एग्जीक्यूटिव प्लेन पे करने का काम जो है वो करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? उसके बाद इलेक्शंस को करवाना, रोल्स तैयार करना, अब रोल वो वाला नहीं, ठीक, तो इलेक्टोरल रोल्स की बात हो रही है, टू रजिस्टर ऑल द एलिजिबल वोटर्स, ये सारे काम जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। सिमिलरली नोटिफाई करना कि चुनाव की डेट कौन सी है, चुनाव किस किस दिन में होंगे। दिस इज़ वाई वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस दे टर्न्ड आउट टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज मैनी पार्टीज वर सेइंग दैट इलेक्शंस कुड हैव शेड्यूल्ड डिफरेंटली। ओके, तो टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस एंड टू स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर्स, इलेक्शन सिंबल्स देना। ठीक, अब मुलायम सिंह यादव जी के पास में जैसे साइकिल है, अखिलेश जी की उनसे लड़ाई होगी तो किसको साइकिल मिलेगी, किसको घंटी मिलेगी, किसको टायर मिलेगा अगर 2-3 पार्टीज बन गई, इस तरह की चीज़ें। ठीक, क्लियर? तो सिमिलरली हरियाणा में देयर वाज दिस इंडियन नेशनल लोक दल एंड देन नाउ अभय चौटाला जी इज़ अ डिफरेंट लीडर एंड द डेप्यूटी CM हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनकी एक अपनी पार्टी है, तो अपने अपने सिम्बल्स एंड सो ऑन, तो वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। सिमिलरली अगर इशू हो जाए इससे रिलेटेड, लड़ पड़े कि ये तो मेरा सिंबल है, ये तो मेरा सिंबल है, तो फिर उससे उनको डिस्प्यूट्स को सेटल करना, ये वाला। उसके बाद में इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स जो हैं उनको देखने के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने बना रखा है, जैसे कि जब चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स आर सपोज टू have their acts together in the sense that they are supposed to act in a particular way। कुछ चीज़ें हैं जो उनको करनी है, कुछ चीज़ें उनको नहीं करनी। So whether all the parties across the board they are following the code of conduct or not, ठीक, उसको वो ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस चीज़ को इंश्योर करना, इलेक्शन के रोस्टर बनाना, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अगर से मान लीजिए वायलेंस हो जाए, रिगिंग हो जाए, कोई 10 EVMs में से एक उठा के ले गया तो वो इलेक्शंस को कैंसिल करना। फॉर एग्जांपल फ्यू ईयर्स अगो एक इलेक्शन हुए थे J&K में, आई थिंक वहाँ पे तकरीबन 6% या 7% ऐसे कुछ वोटिंग हुई थी। तो उस समय भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि यार ये इलेक्शंस कैंसिल कर देने चाहिए, 6% वोटिंग पे हम चुनाव करवा रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम है, लोग क्यों नहीं आ रहे घर से,
क्यों नहीं वोट डालने जा रहे, तो इस तरह के इलेक्शंस जो हैं उनको रिगिंग होगी तो उसको कैंसिल करना, ऑल दीज थिंग्स आर द बेसिक पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, जिस पे हम आपको ये चीज़ को हम आपको टेस्ट सीरीज़ आपकी करवाएंगे आपको HCS की भी और UPSC की भी। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक होती है रजिस्टर्ड पार्टीज़ और एक मतलब एक ऑफिशियली रजिस्टर्ड पार्टीज़ और एक रिलेटिवली इनफॉर्मल पार्टीज़। ये जो रजिस्टर्ड हैं ये भी आप 2 टाइप से रजिस्टर कर सकते हो, एक है नेशनल पार्टीज़ और एक है स्टेट पार्टीज़। तो किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है तो उसकी कुछ एंटाइटलमेंट्स होंगी, उसको रेडियो पे कुछ टाइम मिलेगा, उसको टीवी पे कुछ टाइम मिलेगा, उसको ऑफिस बनाने की जगह मिलेगी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको सिंबल मिलेगा, उनको कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। किसी पार्टी को स्टेट पार्टी है तो उनको उसके बेनिफिट हैं। अब क्या क्राइटेरिया है, कौन सी पार्टी नेशनल है, कौन सी पार्टी स्टेट है, ये सारा क्राइटेरिया तो मैं आपको MCQ के थ्रू करवाऊंगा। और लेकिन ये करता कौन है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। क्लियर? तो ये वाले जो है टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड सो ऑन, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। तो आई होप आपको एक बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या ये बॉडी है, क्या इसके राइट्स हैं, क्या इसके फ्लॉज हैं, बेसिक सा। मेंस में हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डिटेल में करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर न्यू बॉडी UPSC, हम सबकी फेवरेट, एक दिन होपफुली बुलावा आएगा। UPSC क्या है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेटअप अंडर आर्टिकल 315। इसका पर्पस क्या है, जो हायर सिविल सर्वेंट्स हैं उनको रिक्रूट करना, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड मैटर्स में डील करना, या अदरवाइज भी हमारी कंट्री में वॉच डॉग ऑफ मेरिटोक्रेसी UPSC को बोला जाता है। आर्टिकल 315 टू 323 इन पार्ट 14 यहाँ पे डिस्कशन होती है UPSC की। इसमें एक सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि UPSC में जो क्वेश्चन बनता है, वैसे तो चांसेस कम होते हैं UPSC के ही ऊपर UPSC में सवाल आने के, पर जो क्वेश्चन बनता है वो एक कॉम्पोजिशन पे बनता है, एक रिमूवल पे बनता है और एक फर्दर अपॉइंटमेंट्स पे। तो फर्दर अपॉइंटमेंट आप मेरे साथ में ध्यान से देखना, 2 मिनट पहले हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। UPSC के में एक चेयरमैन होते हैं और मेंबर्स होते हैं। कितने, ऐसा कुछ हमें ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, तो वो मेंबर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। अगर 8 मेंबर की बॉडी है, 12 की बनाई जा सकती है, 16 की बनाई जा सकती है, 4 की जा सकती है, इस तरह से। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द स्ट्रेंथ, बट आप ये याद रखना कि चेयरमैन या चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? और कितने मेंबर्स रखे जाएंगे, कितने मेंबर की बॉडी होगी, ये इस पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्योंकि कोई लिमिट नहीं लगाई हुई, इसलिए ये लिखा हुआ है कि द मैटर टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगेन डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि हमें कितने मेंबर बॉडी बनानी है। अगेन UPSC चेयरपर्सन बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी देखें तो जो अभी हमारे UPSC चेयरपर्सन थे, आई होप दैट इज़ द केस टुडे एज वेल, वो पहले छत्तीसगढ़ MPPSC के भी चेयरपर्सन थे। काफ़ी विद्वान इंसान माना जाता है उनको, बहुत बुक्स लिखते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, टीचिंग की फील्ड से हैं। सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स, HOD पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और इस तरह के लोग जो हैं उन्होंने मेंबर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, वो मेंबर रहे हैं। तो एज सच क्वालिफिकेशन UPSC मेंबर या चेयरपर्सन की भी कोई नहीं है, बट ये बोला हुआ है कि आपको जितना आपका पूरा बोर्ड है, जो चेयरपर्सन एंड ऑल दी अदर मेंबर्स, उसमें से क्या होना चाहिए कि 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन शुड बी फ्रॉम दोज, या तो उन्होंने क्या किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में एटलीस्ट 10 साल काम किया हो। आधा बोर्ड आपका ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए एक्स जो हमारे सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो लग जाते हैं जिसके भी अच्छे क्राइटेरिया मीट होता है, एंड देन जो भी सरकार को ठीक लगता है वो लग जाते हैं, और कुछ लोग जो है वो बाहर से अकोमोडेट किए जाते हैं। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल अगर हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वही उसमें भी ट्रू है यही चीज़। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको ब्यूरोक्रेट्स भी मिल जाएंगे, और जैसे वो सुषमा स्वराज जी के सिस्टर थे वंदना स्वराज जी, वो भी हैं जैसे। तो इस तरह से मतलब ये आपको क्यों नाम बता रहा हूँ, सो दैट आपको प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पता हो कि यार वेट अ मिनट,
ये ज़रूरी नहीं है कि ब्यूरोक्रेट ही हो, सर ने 2-4 एग्जाम्पल यहाँ वहाँ के बताए थे, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्पोजिशन आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है कि कितनी देर के लिए कोई मेंबर बनता है यूपीएससी का। तो चेयरपर्सन, अब यहाँ पे चेयरमैन लिखा हुआ है, आप goes without saying that चेयरमैन और चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन, ये कितने टाइम के लिए बनते हैं? फॉर द टर्म ऑफ 6 years or until they attain the age of 65. That was the case with election commission as well. So same holds true here as well. लेकिन like I've said and it goes without saying that a person can always resign from his job. उनका मन कर रहा है, उनको लग रहा है कि यार मेरी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही है या मुझे फॉरेन मूव करना है या आई एम नॉट लाइकिंग दिस जॉब, तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं बिफोर देयर कंप्लीशन ऑफ 6 years. अब आती है बात रिमूवल की। रिमूव कैसे किया जाता है? तो यूपीएससी के चेयरपर्सन हो या मेंबर्स हो, उनको रिमूव करने का क्या है कि उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि उन रीजंस के बेसिस पे आप उनको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, अगर उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की है या कुछ भी ऐसा, या फिर ये पाया गया कि वो साथ में यूपीएससी चेयरपर्सन और वो पार्ट टाइम कहीं और जॉब भी करते हैं, ठीक, तो फिर भी उनको रिमूव किया जा सकता है कि कोई और पेड जॉब कर रहे हैं वो, या फिर वो अपने ऐसा मेडिकल एविडेंस है हमारे पास में कि यार अनफॉर्चुनेटली वो ही इज़ नॉट मेडिकली फिट, मेंटली फिट फॉर दिस जॉब। कोई भी इस तरह के सर्कमस्टांसिस में हम उनको वो रिमूव कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने एक चीज़ नहीं बोली है, वो ये कि जो मैं पुरानी बॉडीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में बोल के आया हूँ, वो क्या है कि रिमूव करने के लिए चेयरपर्सन को क्या हो रहा है कि उसी तरह से रिमूव करना है जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दैट हैजंट बीन द केस हियर। यूपीएससी करता क्या है? अब ऑफ कोर्स यू नो आईएएस का पेपर लेते हैं, सीडीएस का पेपर लेते हैं, ईपीएफओ का पेपर लेते हैं, ठीक, बच्चों के सपने इससे जुड़े होते हैं। उसके बाद में जो स्टेट्स होती हैं उनको भी असिस्ट कर देते हैं। अगर स्टेट्स को जानना हो ना कि हम किस तरह से पेपर लें, 2 स्टेट्स को प्रॉब्लम हो रही है, वो बोल रहे हैं हम एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं, आप प्लीज़ हमारे लिए थोड़ा हमें गाइड कर दो, वो करते हैं। स्टेट सर्विसेज में मान लो हरियाणा में कोई पुलिस ऑफिसर है, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, तमिलनाडु में, कहीं पर भी कोई पुलिस ऑफिसर हैं या स्टेट ऑफिसर है, आई मीन टू से कि वो एसडीएम हो सकते हैं, वो डीएसपी ऐसे प्रमोट होते होते स्टेट ऑफिसर्स। जब उनकी आईपीएस प्रमोशन होनी होती है या फिर स्टेट के ऑफिसर्स की अब उनको आईएएस प्रमोट करना होता है, तब भी ऐसा होता है कि उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं और यूपीएससी के भी 2 मेंबर्स का बोर्ड बैठता है। तो वो जो प्रमोशंस होती हैं, जॉब रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, उसमें भी यूपीएससी जो है उनका रोल प्ले होता है। पर उस टाइप के जो इनके रोल्स हैं ना, उस पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको जीएस में आना मुश्किल है, और अगर आएगा भी तो आप लॉजिक से कर लोगे, ठीक। तो उसमें क्या है कि उस टाइप के ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट, इस तरह की चीज़ें, कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स होते हैं जो अफेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई पर्सन का कुछ केस चल रहा है, किसी सिविल सर्वेंट का कोई केस चल रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि उनके कुछ क्रेडेंशियल्स, कुछ चीज़ें यूपीएससी से मंगवाई जा सकती हैं, ऐसा पॉसिबल है, एंड सो ऑन। इस तरह के इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपको जो मेरे समझाने वाली चीज़ है ना, वो है ये कि कौन क्या क्या कर सकता है। ये आप देखिए लिमिटेशन, ये आपको नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, पर आप थोड़ी देर के लिए जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए। आपको पता है कि जिस तरह से हमारे पास स्टेट्स में है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी के लिए यूपीपीएससी, अपना पंजाब के लिए पीपीएससी, हरियाणा के लिए हरियाणा सर्विस कमीशन है, इस तरह से सभी स्टेट्स की होती हैं। सिमिलरली हमारे पास में है एक सेंटर में बॉडी यूपीएससी। अब दोनों बॉडीज़ में एक चीज़ होती है, एक है हमारे पास में चेयरपर्सन, यहाँ पे चेयरपर्सन है, और स्टेट में भी चेयरपर्सन है। फिर होते हैं हमारे पास मेंबर्स M1, M2, M3, यहाँ पर भी M1, M2, M3। अब जो चेयरपर्सन है उनको बोला हुआ है, जो यूपीएससी के चेयरपर्सन है, कि अब आपकी फर्दर कोई और सरकारी आप जॉब नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप यूपीएससी के चेयरपर्सन रिटायर हुए और अब आपको गवर्नर बना देते हैं। तो मैक्सिमम आप इसलिए आप देखोगे कि कई बार पुराने जो ऑफिसर्स होते हैं वो फिर असिस्ट करते हैं इंस्टीट्यूट्स को, अच्छे कॉलेजेस वगैरह को असिस्ट करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह को, ताकि बच्चों को अच्छे से नर्चर किया जा सके फॉर द जॉब। नाउ लेकिन बाकियों का केस क्या है, तो ध्यान से देखिए, जो चेयरपर्सन है
ये तो अब 65 के हो गए हैं और इन्होंने सर्व कर दिया सरकार को बहुत सफिशेंटली, ये हो गए रिटायर। जो ये मेंबर हैं इनके पास में 2 करियर ऑप्शंस हैं अभी भी। ये यहाँ से यूपीएससी के चेयरपर्सन भी बन सकते हैं, यहाँ से ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन भी बन सकते हैं। क्लियर? एंड दैट इज़ ट्रू अबाउट ऑल द मेंबर्स। नाउ इधर आते हैं। अब जो यहाँ के चेयरपर्सन हैं इनके पास में भी 2 करियर ऑप्शन है। ये यूपीएससी के मेंबर भी बन सकते हैं, ये यूपीएससी के चेयरपर्सन भी बन सकते हैं। फिर ये आते हैं हम स्टेट सर्विस के मेंबर के ऊपर। इनके पास में भी क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। ये बाद में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन बन सकते हैं, मतलब वो जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट के चेयरपर्सन बन गए, या फिर यूपीएससी के मेंबर बन गए, या फिर इनको चाहे आप यूपीएससी का चेयरपर्सन बना दो। तो इस तरह से आपको ये हायरार्की समझनी है कि ये हायरार्की है, आप लोअर पोस्ट से मतलब रिलेटिवली उस तरह से आप हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। सो इतना सा यूपीएससी हमारे लिए सफिशेंट है। आई वुड वांट कि आप एक बार इसको नज़रों से निकाल लेना कि क्या 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 चीज़ें हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल इट डजंट हर्ट टू गो थ्रू दैट। ये आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि क्या क्या लिमिटेशंस है, कौन क्या बन सकता है, कौन क्या नहीं बन सकता। So President can, the Constitution states that the President in respect to all India service, center service, blah 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 blah. Never mind, जो मैंने बोला है बस वही, ठीक? ओके। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।